1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद समेत जितने भी भगोड़े आरोपी हैं उनके बारे में ओपन सीक्रेट है कि सबके सब पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई आते जाते हैं। मुंबई ब्लास्ट के इन्हीं भगोड़े आरोपियों में से एक है फारूक टकला, जिसे 25 साल बाद दुबई से डिपोर्ट करा के सीबीआई ने पकड़ा है। सीबीआई की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि फारूक टकला को आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम का बेहद खास माना जाता है। टकला की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो भी बहुत संगीन है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई के मोस्ट वांटेड फारूक टकला पर विदेश मंत्रालय ने काफी मेहरबानी दिखाई थी। यूपीए 2 सरकार के समय फारूक टकला ने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसे सिर्फ 24 घंटे में मंजूर करते हुए फारूक टकला के पासपोर्ट रिन्यू हो गया। ये कारनामा 8 फरवरी 2011 का है। टकला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, फिर भी उसका पासपोर्ट रिन्यू कैसे हुआ? भगोड़ा घोषित होते ही टकला का पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अब विदेश मंत्रालय ढूंढ रहा है। पासपोर्ट का रिन्यूअल कैसे हुआ टकला का दुबई में, इस बारे में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं अपने कॉन्सुलेट से दुबई से। पासपोर्ट इशू करने का और पासपोर्ट के रिन्यूअल की एक प्रक्रिया होती है और हम ये पता लगा रहे हैं कि इस केस में, इस विषय में ये क्या हुआ है और इसकी और जानकारी इसकी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कब उन्होंने अप्लाई किया, कब रिन्यू हुआ, ये हम जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए सरकार में टकला का पासपोर्ट रिन्यू होने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। वहीं यूपीए 2 का हिस्सा रही एनसीपी के नेता और मुंबई के वरिष्ठ वकील माजिद मेनन इसे सीबीआई की नाकामी बता रहे हैं। फारूक टकला को जब पासपोर्ट दिया गया था तब भी विदेश मंत्री कांग्रेस के गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे तब, और फारूक टकला पासपोर्ट ले गया, रिन्यू हो गया और वो दाऊद का क्लोज एड है, तो जवाब तो देना होगा कांग्रेस को। फारूक को अगर पासपोर्ट रिन्यू करके दिया गया 2011 में, तो आरोप लगाना कि विदेश मंत्री एसएम कृष्णा उस समय के वो जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री चिदम्बरम जिम्मेदार है, ये उचित नहीं होगा। ये सीबीआई का कर्तव्य था। सीबीआई प्रोसिक्यूशन चला रही थी, उस वक्त केस चल रहा था। सीबीआई को मालूम होना चाहिए था कि एब्सकॉन्डिंग की लिस्ट में एक आदमी है, तो इसको हम पासपोर्ट रिन्यू नहीं करना चाहिए। तो किसकी नाकामी है? एसएम कृष्णा विदेश मंत्री थे उनकी, या फिर होम मिनिस्टर गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम उनकी, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सीबीआई की? इन्हीं सवालों पर हमारी बड़ी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये शख्स फारूक टकला है कौन। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं फारूक टकला कौन है। फारूक टकला का असली नाम मोहम्मद फारूक उर्फ मुश्ताक मोहम्मद मियां उर्फ फारूक टकला है। फारूक टकला अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा है, गुर्गा यानी चेला। फारूक टकला मुंबई के डोंगरी इलाके में पैदा हुआ। मुंबई बम धमाकों से पहले दुबई भागा था। फारूक टकला 1992 में जेजे अस्पताल शूटआउट में भी आरोपी है। फारूक टकला पर 1993 के मुंबई धमाकों की साजिश में शामिल होने का आरोप है और यही सबसे बड़ा आरोप उस पर है। फारूक टकला पर 1993 के मुंबई धमाकों में 4 आरोपियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाने का भी आरोप है, यानी इसने ट्रेनिंग दिलाई। मुंबई धमाकों में फारूक टकला का जुड़वा भाई अहमद मंसूर भी आरोपी था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया था। फारूक टकला पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई आता जाता था। वो दाऊद का बिजनेस संभाल रहा था, यानी उसकी पूरी बिजनेस एम्पायर। 22 अगस्त 2017 को सीबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से टकला के प्रत्यर्पण में मदद मांगी थी और गुजरात की एटीएस ने टकला के बारे में पुख्ता जानकारी दी थी और उसी के बाद उसका प्रत्यर्पण हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, अखिलेश प्रताप सिंह और हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे। प्रकाश, सबसे पहले आपके पास सीधा सवाल, विदेश मंत्रालय चाहता तो आज पूरी जानकारी लेकर दे सकता था, उसने क्यों टाल मटोल किया? उसने क्यों कहा कि हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं फिर आपको देंगे? सबको पता है उस वक्त अधिकारी कौन थे, सबको पता है उस वक्त मंत्री कौन था। दीपक, भले ये मामला राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने आज जवाब दिया और ज्यादा रहस्यमय चीजें उभर कर आने लगी। जहां तक मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब 2011 में तत्काल उसमें जो है उनके दुबई कॉन्सुलेट से
अगर पासपोर्ट बना है तो उसके पीछे जाना होगा, क्योंकि सीबीआई में जो मेरे सूत्र हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पासपोर्ट था उसमें शक्ल तो इनकी है टकला की, लेकिन नाम किसी और का है। तो जाहिर सी बात है कि पिछला जो पासपोर्ट मुंबई के निवासी है वहां जो बना था उस पासपोर्ट में भी गलत दस्तावेज लगा के गलत नामों से उन्होंने अपना जो है फोटो अपनी लगाई थी, तो पासपोर्ट गलत बना था। क्योंकि किसी भी काउंसलेट में इस तरह से नहीं हो सकता कि अगर नाम रेड कॉर्नर नोटिस किसी के आगे अगर जारी हो तो वो क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो इस तरह से पूरी तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें कोई गलतफहमियां हुई हैं, गलत दस्तावेज इस्तेमाल किए गए हैं, जो मेरे सूत्र बताते हैं। उसके वजह से ही उसने अपना पहला पासपोर्ट भी बनवाया था, उसके बाद दूसरा पासपोर्ट उसका रिन्यू हुआ। अब देखना यह होगा कि गलती किसकी थी और खामियाजा कौन भुगतेगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं इस विषय में कि कैसे हुआ, क्योंकि बिना जो है किसी अधिकारी के या तो मुंबई में जो है गलत दस्तावेज जो बना के पासपोर्ट बनाए गए, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के बहुत से केसेस हुए हैं, तो उसके आधार पर ही फोटो भले उनकी थी और नाम किसी और का था, उसके आधार पर उनको पासपोर्ट नहीं प्रकाश, लेकिन आपकी ये चीज विरोधाभासी है, क्योंकि रिन्यू तो फारूक टकला का पासपोर्ट हुआ है और फारूक टकला रेड कॉर्नर नोटिस का अपराधी है, वो मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। तो इसमें गलतफहमी या गलत डॉक्यूमेंट का सवाल कैसे हो सकता है? दीपक जी, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई में जो मेरे पुख्ता सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो नाम ही नहीं है, फारूक टकला का नाम नहीं है, नाम किसी और का है। तो इस बात से जो है साफ जाहिर होता है कि जो पहला पासपोर्ट बना था वो भी किसी और नाम से अपने दस्तावेज नहीं, अगर नया पासपोर्ट किसी और के नाम से बना है तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत क्या है प्रकाश? उसको रिन्यू कराने की जरूरत क्या है? पासपोर्ट जब एक्सपायर हो गया उनका, जो पहले पासपोर्ट उन्होंने मुंबई में बनवाया था, उसके बाद दूसरा पासपोर्ट जब एक्सपायर होने वाला था तो रिन्यू उन्होंने दुबई में, चूंकि वो आधिकारिक तौर पे बिजनेस अपना करते थे जैसा कि उन्होंने दिखा रखा था, तो उसी नाम से जो है वो पासपोर्ट उनका रिन्यू हुआ है, ऐसा जो मेरे सूत्र बताते हैं। तो इसलिए जो है इसमें अब बहुत ज्यादा गहन छानबीन की जरूरत है कि किस नाम से वो पासपोर्ट था, भले फोटो इनकी थी। तो अब जो है मामला और रहस्यमय और पेचीदा होता जा रहा है दीपक, ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें और बहुत सी परतें खुल के आनी है। ठीक है प्रकाश, पासपोर्ट रिन्यू हुआ, अखिलेश प्रताप सिंह जी आप मानते हैं आपकी रिजिम में रिन्यू हुआ? अगर आप लोग जो कह रहे हैं वो सारी बातें मैं मानते हुए चलूं तो किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यशवंत कृष्णा जी को बुला लीजिए, हमारे आज जो भाजपा के साथी बैठे हैं उनको आने की जरूरत नहीं थी, सीधे यशवंत कृष्णा जी से बात हो जाती, बात पता लग जाता। देखिए कई बातें हैं, मैं कुछ इसको सिलसिलेवार बताता हूं। पहली बार ये कि ये पकड़ा गया है, लाया गया है कि आया है, क्योंकि कुछ लोग आना शुरू कर दिए हैं मोदी जी की सरकार आने के बाद। छोटा राजन भी पकड़ा गया है, आया है, लाया गया है, जो भी हो उस तरह से है कि क्या है ये। तीसरी बात, ये जो जिसका गुरगांव बता रहे हैं वो उसके सिंपैथाइजर कौन है? उसकी बीबी मोदी जी की हुकूमत में हिंदुस्तान में घूम के रह के अपना फंक्शन करके पाकिस्तान चली जाती है, उसके रिश्तेदार की बात कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं? बीजेपी का मिनिस्टर जी, ये उसकी बीवी घूम के चली जाती है मोदी जी के राज में, ये कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं? ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ। दीपक जी मेरा मौका आ गया तो मैं बोलूं क्या? क्योंकि उनके ऊपर भारत आने का पूरा प्रतिबंध है। एक कोई पकड़ा गया, उसने ये बयान दिया, घूम के चला गया। हाँ, कोई एक पकड़ा गया था, उसने बताया, मीडिया में आया था, खूब ठीक से आया था, पता नहीं कैसे आपकी नजर नहीं पड़ी। फिर महाराष्ट्र में किसी और की नजर नहीं पड़ी, वरना ये देश की सबसे बड़ी खबर होगी। और बीजेपी के सारे स्टार वर्क, दीपक जी प्लीज, दीपक जी नहीं प्लीज, दीपक जी फिर ढूंढ लीजिएगा। दूसरी बात, महाराष्ट्र में उन्हीं सज्जन के रिश्तेदार की यहाँ शादी होती है और महाराष्ट्र का सारा बीजेपी का बड़ा नेतृत्व उनके यहाँ तीमारदारी में जुटा पड़ा था उस शादी में, उसके विजुअल्स हैं, उसके सब कुछ है। तो दिख रहा है कौन किसका सिंपैथाइजर है, कौन किसके साथ अपना कंधे से कंधा मिला के दिख रहा है। ठीक है अखिलेश जी, आपकी बात मुझे थोड़ा पचाना मुश्किल हो रहा है, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं सैयद जफर इस्लाम के पास चलता हूँ। ये किस शादी की बात कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब? बता दीजिए, आप प्रकाश पांडे से पूछ लीजिए, उनकी बीवी हिंदुस्तान घूम के गई थी कि नहीं गई थी, मीडिया रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? आप प्रकाश पांडे जी बता देंगे आपको।
देखिए अखिलेश प्रताप जफर साहब को भी पता होगा, ये भी बता देंगे। आप और आपका जो रिसर्च विंग है आपके चैनल का, वो भी बता देगा। अरे एक मिनट, कई खबरें ऐसी छपती जिसमें कोई सच्चाई नहीं रहती, प्लांटेड रहता है, जिसको आप लोग जैसे लोग प्लांट करवाते हैं, वो खबर कभी खत्म हो गई। लेकिन उसमें ना तो कोई सच्चाई थी, सारी तहकीकात नहीं, सारी सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये सारी गलत खबर आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तहकीकात हुई, सब गलत उसमें पाया गया, कोई सच्चाई नहीं है। सब सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है, नहीं अरे चुप रहिए, चुप सुन लीजिए, सच्चाई ये है कि 2011 में टकला का पासपोर्ट आपकी सरकार ने करवाया। आखिर किन कारणों से आप किसी एक मंत्री ने, यहां तो लीडरशिप की बात है, इस लीडरशिप के दबाव में एक दिन में वहां के एम्बेसडर ने किया, तहकीकात जारी है। आखिर वो कौन सा मिनिस्टर था जिसको मजबूरन फोन करना पड़ा वहां पर आपकी लीडरशिप के दबाव में, ताकि एक दिन में ऐसे फ्यूजिटिव, ऐसे नए टेररिस्ट जो देश में भागे हुए रेड कॉर्नर है, उसका नाम बदलवा के आप लोगों ने पासपोर्ट निकलवाया, ताकि वो आके यहाँ फिर काले काम करे और गुनाह करके वापस चला जाए। इसमें पूरा आप लोगों का हाथ है, आपकी सरकार का हाथ है, आपकी लीडरशिप का हाथ है। दूसरे के बारे में ऐसा बोलने से पहले खुद के गरिमा में जाके, आखिर ये पासपोर्ट कैसे बना, क्यों बना, किस पर दबाव था, आखिर ये टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली, तो आपने एक बार नहीं, ऐसे नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज आप लोगों ने बार किया है। हमने कश्मीर में देखा, आपने सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किया। हमने देखा पाकिस्तान में जाके आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं कैसे सरकार को पलटो। आप यहां पर देखिए, आपने फिर से एक बार सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किया, नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए कि देश की सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी और गांधी फैमिली की और उनके जो लूटी हुई संपत्ति की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देश की सिक्योरिटी नहीं। और मैं आपको साफ कर दूं अखिलेश जी, मैं आपको साफ कर दूं, क्योंकि आपने कहा था आप अपने रिसर्च विंग से पूछे, मैंने अपनी रिसर्च विंग से पूछ लिया है। ऐसा कहा जाता है कि अपने परिवार के किन्हीं लोगों से मिलने के लिए वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई गई थी, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट, और इसका पूरा खंडन किया था भारतीय एजेंसियों ने। ये भी मैं आपको फैक्ट के तौर पर बता दूं। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप इनको एसएम कृष्णा से बात करने की सलाह क्यों नहीं देते, क्योंकि एसएम कृष्णा तो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वही तो मैंने कहा, देखिए आप थोड़ा, दीपक जी, थोड़ा सा विचार करने का प्रश्न मैं उठा रहा हूं। ये एसएम कृष्णा के समय था, ये आज कहां है? बीजेपी में है। नहीं, उस समय जनरल वीके सिंह कहां है? तब देखिए उस समय जो लोग बड़े प्रश्न उठाते थे, अरे रुकिए, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि वहां पे किस तरह से ये लोग किसके लिए थे। प्रताप सिंह जनरल वीके, प्लीज बीच में मत बोलिए, थोड़ा सुन लीजिए, ज्ञान बढ़ेगा आपका। अरे रुक जाइए, बीच में थोड़ा सा डिसेंसी बना के रखिए, परेशान मत हुई, सच्चाई बोलिए, हमें पता है। जनरल वीके सिंह कहां है आज की तारीख में? बीजेपी के मंत्री हैं। उस समय आईबी के चीफ, अरे ये रोना धोना क्यों शुरू कर दिया? आप सिंगापुर, अरे रुक जाइए मेरे भाई, मेरे नेशनल कांग्रेस का उस समय के आईबी के, अरे भाई दीपक जी नीचे बात कर लीजिए, शर्मसार होना पड़ा पूरे। अरे दीपक जी नीचे बात कर, बोल लेने दीजिए अखिलेश जी को, अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। अखिलेश जी बोलिए। तो इनको देखिए, उस समय के आईबी के चीफ आज कहां है? बीजेपी के बड़े पद पे हैं। उस समय ट्राई के चीफ आज कहां हैं? बीजेपी में बड़े पद पे हैं। उस समय के सीएजी कहां हैं? आज बीजेपी में बड़े पद पे हैं। उस समय के गृह मंत्री कहां हैं? आज बीजेपी के गृह सचिव कहां हैं? आज बीजेपी के मंत्री हैं। ये वो सारे लोग हैं कि जो यूपी में रहते हुए बड़े चर्चित थे और बड़े एक तरह से विशेष कार्यों, कर्तव्यों, कृत्यों के लिए जाने जाते थे, और आज सारे वो अपने घर में पहुंच गए हैं। यहां पे अपने कुछ असाइनमेंट पे थे,
अपना काम किया और आप अपने कह घर रहे में हैं चले कृष्णा गए। भी असाइनमेंट तो पे ये थे घर में और इनसे है कृष्णा को कृष्णा आपने जी, पता नहीं कौन सीधे कौन से पद दे कृष्णा जी दिए। से बात तब कर तो लें। आपका इंटेलिजेंस बड़ा कमजोर है, पार्टी का इंटेलिजेंस। अखिलेश जी ये कहना पड़ेगा मुझे। अरे भाई हम तो विश्वास करते हैं, मैंने तो बहुत नाम गिनाए, आपको मैंने तो एसएम कृष्णा ने बहुत नाम गिनाए। वो सारे लोग ऐसे लोगों पे विश्वास क्यों करते हैं जिससे देश को घाटा होता है? जिस तरह से विशेष प्रकार की चर्चाओं में थे, ये लोग आज कहां हैं? ये साफ दर्शाता है कि ये वहां के लिए नहीं, कहीं जहां आज हैं वहां के लिए काम कर रहे थे। और आप जहां काम करने दिया, गजब का इंटेलिजेंस था आपका। जब साहब जवाब दीजिए। वफादार थे। अरे ट्राई के चीफ कहां हैं? सीएजी के चीफ आज कहां हैं? जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई है, कहां हैं? इनसे आज बैंकों का सवाल किया जाता है, तब पत्रकार को कहते हैं यह तुम्हारा रवैया सवाल करने का। दीपक जी, तो जो उस वक्त हर बात पे बताते थे, ज्ञान देते थे, सीएजी का दीपक जी जवाब दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी सीएजी पे जब फैसला आया इतिहास कोर्ट का, देखिए, उस अपना समय इतिहास इनको देखिए। ढूंढा गया तो भी नहीं मिले। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये कुछ तथ्य है। अखिलेश प्रताप सिंह ये- जी, अरे कांग्रेस सुनो, का इतिहास अपना भी अपना देखिए, देखो। कितने हमारा तो दुनिया जानती ब्यूरोक्रेट, है, अरे अपना सुनिए, कितने ब्यूरोक्रेट हमारा से इतिहास है, आपके हमने देश पार्टी को में आजाद ज्वाइन कराया। करके बड़े बड़े हमारा पदों पर रहे। इतिहास है कि हम नहीं, लड़े नहीं, हैं। कितने हमारा गवर्नर बने इतिहास है कि आप हम लोगों ने वाइस कुर्बानियां दी प्रेसिडेंट हैं। बने, क्या हमारा नहीं? इतिहास है कि अंसारी देश साहब को नहीं एक थे करने आपके के लिए साथ? जान देते हैं। अंसारी साहब क्या थे? आप लोग जो है, नहीं, अंसारी साहब क्या थे वाइस प्रेसिडेंट? आप लोग- आपके आपने उनको नॉमिनेट नहीं किसे किया। बोलना? चलिए अब आप भी बोल लीजिए। बहुत लोगों को आपने आप पार्टी बोल में लीजिए, लाया। नहीं तो आप कहेंगे कि बीच में मैं क्यों बोल रहा हूं, आप ये बोलिए। बताइए। मैं तो इतना कह रहा हूं कि आप अपना इतिहास जाके देखिए, कितने ब्यूरोक्रेट्स आपके यहाँ ज्वाइन किए हैं। तो आपके क्या सब ब्यूरोक्रेट जो आपके यहाँ ज्वाइन किए, आप उनको उसी नजरिए से देखते थे या उनके साथ वही रवैया था आपका? हम तो ये कह सकते हैं कि ये लोग अच्छे लोग थे। उन लोगों वो लोग जो मेरी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उन लोगों में अंतर है। सुनिए जफर साहब, मैं जवाब दे दूं। सुनिए, ये जिन लोगों का नाम मैंने गिना है, ये लोग विशेष कार्यों के लिए बहुत जोर शोर से जाने जाते थे। उस सरकार को वहां पे रहते हुए इन लोगों ने जितना ज्यादा लाभ बीजेपी की मोदी जी को पहुंचा, उतना कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं पहुंचा पाया था। और इससे सबकी तुलना नहीं की जा सकती है। आज क्यों नहीं लोग इसका जवाब देते हैं? अरे क्या ये सारे जो मुद्दे उठाए गए थे उस समय, इन्हीं लोगों ने उठाए थे। देश को लूटते और रहिए। नहीं, जो मुद्दे उस समय बने थे, यही इन्हीं लोगों के बात पे बने थे। एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट को आप क्या चाहते हैं? अरे राफेल वाले भाई, मेरे राफेल वाले भाई, देश की संपत्ति आजीम राम नबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राफेल के बारे में एक नया खुलासा किया है। अगर उन्होंने अपना 50,000 करोड़ रुपए खा गए राफेल में, तो उसमें आप लूटने वाला बताते हो? अच्छा, लूटने का कर्तव्य, राफेल को लूटने का कर्तव्य। अरे मैं तो राफेल को लूटोगे, आप उसे कर्तव्य बताओगे? उसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं लिए, देश को लूटने का। अच्छा, राफेल को लूट के, आज राफेल को लूट के आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आज का जो मुद्दा उस पर बात कीजिए। राफेल को लूट के आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सिक्योरिटी से कितने बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया है? कितने बार कॉम्प्रोमाइज किया? हाँ, ये आज के मुद्दे पर सही कहा आपने, एकदम सही बात कहा। नेशनल सिक्योरिटी, सुनिए आपके लिए जवाब दे रहा हूँ जफर भाई, जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जफर भाई सुनिए। अरे सुन लीजिए, ये बात जरूरी। सुनिए, सिक्योरिटी चाहिए, वाई कवर। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी से याद आया, इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। और अरे सुनिए, नेशनल सिक्योरिटी पे याद आया, सुनिए। आप टेररिस्ट को, अरे सुन लीजिए, मैं आपकी सुनता हूँ, मेरी भी सुन लीजिए। पासपोर्ट देते हैं टेररिस्ट को। ओह, अरे रुकिए, और हो गया। सुनिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात की याद दिला दिया, मैं तो भूल ही रहा था। हमारे एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो सुन लीजिए। अरे रोना धोना नहीं, बात सुना करिए, बात रखिए, दूसरों की सुनिए। हमारे जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, याद आ गया, मैं भूल रहा था। उनके बेटे पाकिस्तानियों के पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जिससे आप बताते हैं कि कच्चा चबा जाऊंगा, जिसके अम्मी के पे आशीर्वाद लेना हमारे मोदी जी चले गए। ये है कहाँ से लाए अखिलेश जी? दूसरों को बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये फैक्ट कहाँ से लाए? नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप नहीं,
अरे हमको बता रहे नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप झूठ हम नेशनल सिक्योरिटी से कभी खिलवाड़ किए हैं? के लिए आपके पार्टी मशहूर है। आप जो है बिना बताए आप एनएसए मिलते हैं बिना मैं तथ्यात्मक बात रखता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। बताएं क्या कर रहे हैं? आप पूरा झूठ ही बोल रहे हैं, जब से बैठे आप झूठ का सहारा ले रहे हैं आप। मैं तो पूछ रहा हूँ, अरे भाई नहीं आप क्या हरीश चंद के बाद तो आप ही लोग हैं। आप टेररिस्ट को दे रहे थे। अरे सब तो आदि हरीश चंद के बाद एक आप ही लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं आप तो बता दीजिए ना भाई, अपने परिवार के लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। पता लगेगा कि आया है कि लाया गया है कि बुलाया गया है। अरे थोड़ा दिन छोटा राजन को भी आप लोग किस तरह लाए और क्या था, आया है कि लाया है कि पकड़ा गया है? आया है लाया है, पर देश में तो आया है। कोई अपराधी है तो देश में तो आया है, इसमें गलत क्या है अखिलेश जी? जेल के अंदर दाऊद के रिश्तेदार के शादी में सारे लोग पूरी बीजेपी पत्तल उठा रही है, दावतनामा कर रही है। मुझे ये बताइए, मुझे एक शॉट बता दीजिए कहीं पर। बीजेपी अखिलेश जी आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं, आपके पास मोबाइल होगा, मुझे एक पिक्चर दिखा दीजिए कि दाऊद के रिश्तेदार के घर जो शादी हुई थी उसमें बीजेपी का कोई मंत्री गया था। एक पिक्चर दिखा दीजिए। और दाऊद का वो कौन सा रिश्तेदार है जिसकी शादी में बीजेपी का मंत्री गया था? सुनिए अच्छा सुनिए, एक मंत्री टेलीफोन पर पकड़ा गया था, हटाया गया था, जांच हुई। दूसरी बार इस शादी में उसके मेयर, उसके विधायक और उसके कई नेता जिसका वीडियो भी आया था। तो दिखा दीजिए ना वो वीडियो। आपको तो तैयारी करने का पूरा वक्त मिला था, दिखा दीजिए वो पिक्चर, बात ही खत्म हो जाएगी। मैं आपकी बात को मान लूंगा सर सम्मान। टीवी पे झूठ बोलते हैं। अगर मैं वो ढूंढ के आपको भेज दूंगा तो आप क्या करेंगे? नहीं मैं क्या करूंगा? मैं टीवी पे दिखा दूंगा और क्या करूंगा मैं? अगर वो सही निकला तो अरे मैं टीवी पे दिखा दूंगा कि अखिलेश जी की बात सही थी। अरे भाई चलिए आप खोजिए, तब तक मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, तब हम बात करेंगे सुधाकर सुरातकर साहब से, जो कि सीनियर आईपीएस है, रिटायर्ड आईपीएस है, और उनसे जानेंगे कि गलती किसकी है। सीबीआई की गलती है जो इंटरपोल को रिप्रेजेंट करती है भारत में, या विदेश मंत्रालय की गलती है? क्या दाऊद के खास गुर्गे पर यूपीए 2 सरकार मेहरबान थी? इसी पर हम महाबहस कर रहे हैं। और सीधे मैं चलता हूं अखिलेश जी, जितनी बातें आपने कही है ये सिर्फ आपके आरोप है, आज तक कभी सब्सटेंशिएट नहीं हो पाए, और आप अभी तक गूगल पे ढूंढ रहे हैं। वो इस बात से अनजान थे कि ये शादी दाऊद के रिश्तेदार की थी। मैंने आपके चैनल को वो वीडियो, न्यूज की वीडियो भेज दिया है ट्विटर पे अभी। अच्छा, ये आप उसे खोल लें, जिसमें ये बताया जा रहा है जी कि वो मैंने भेज दिया है। नहीं ये न्यूज कहाँ चली थी? तमाम न्यूज अखबारों की भी रिपोर्टिंग का है, वो भी ये लोकल महाराष्ट्र के चैनल पे चली है, वो वीडियो मैंने भेजा है। और तमाम प्रिंट मीडिया की न्यूज है, उसमें फोटो भी छपी है। उसमें एक फोटो छपी है, वो भी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं। नहीं शादी किसकी है तो बताइए। बैठे हुए हैं, दाऊद की बीबी की, बहन की, भतीजी की शादी। दीपक जी, दाऊद के बहन की, दाऊद के बीबी के बहन की लड़की की, भतीजी की, दाऊद की भतीजी, जिसको आजकल झूठ का सहारा ले रही है। अरे भाई हम गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपको नहीं देखिए दूसरे वो फोटो भी छपी है, लोग अटेंड करते हैं वो, और हर नेशनल अखबार में हकीकत मत बोलिए जनाब, बात करिए आप दीपक जी। नहीं आप दीपक जी अगर ये सही है तो आप मान रहे हैं बात लोग दाऊद का सच्चाई नहीं है, दुनिया जानती है। आखिर किन कारणों से आपने इश्यू किया था पासपोर्ट? सवाल की बात है, देखिए देश की जनता को कोई सिक्योरिटी नहीं, टेररिस्ट इसका जवाब देश की जनता इन्हें चुप कराएंगे। मुझे आपने बोलने के लिए कहा, चुप कराएंगे आप इन्हें? अच्छा जबर भाई सुन लीजिए, 19 तारीख इनकी बात तो सुन लीजिए। 19 तारीख को ये शादी हुई थी। 19 देखिए न्यूज है, दाऊद के रिश्तेदार में शादी में पहुंचे बीजेपी विधायक और अधिकारी। नवभारत टाइम्स मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में बीजेपी मंत्री, विधायक और पुलिस वालों से पहुंचने से विवाद छिड़ गया है।
बीते 19 तारीख को नासिक में दाऊद के रिश्तेदार की शादी हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता और सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले मंत्री गिरीश महाजन भी पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके साथ इस शादी में 10 पुलिस वाले भी पहुंचे। इनमें से एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, बाकी 9 इंस्पेक्टर लेवल के पुलिसकर्मी हैं। अच्छा, शादी किसकी दी है तो बता दीजिए। आप दाऊद का रिश्तेदार बोल रहे हैं, दाऊद के रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं मुंबई में, शादी किसकी थी? मैंने 3 बार बताया आपको, इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार ने की है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने इसकी जांच की और उन्होंने लिखा है, आगे पर डिप्टी मेयर भाजपा के नासिक के मेयर और डिप्टी मेयर प्रथमेश गीते कुछ पार्षदों को लेकर साविन में पहुंचे। जानकारी मिलने पर नासिक पुलिस के कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने मामले के जांच के आदेश दिए। शादी में पहुंचे पुलिस वालों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। सीएम फडणवीस ने मामले में सिंघल से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिस शादी में बीजेपी के नेता और पुलिस वाले पहुंचे थे। अब इसके बाद भी आपको कोई और क्लू चाहिए क्या? अरे किसकी शादी थी? जिसको संज्ञान ले रही है महाराष्ट्र की सरकार भी। और जफर भाई आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। अरे शादी जिसकी हो फडणवीस से पूछ लो, इसमें लिखा है। आप तो मानोगे नहीं, क्योंकि जब तक दाऊद की शादी में आप लोग का झूठ बोला, क्यों झूठ फैलाने का तरीका था? आप लोगों ने मीडिया में झूठ फैलाने की कोशिश की, तहकीकात हो गई, कोई सच्चाई नहीं है, बारे दीपक कोई सच्चाई नहीं है, बारे दीपक जी पासपोर्ट की, अरे भाई सच्चाई होनी चाहिए। दीपक जी वाह 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 वाह, पासपोर्ट दुबई में पासपोर्ट रिन्यू हो जाए, यूपीए सरकार दोषी हो जाती है। दुबई में पासपोर्ट रिन्यू हो जाए, कैसे कैसे क्या क्या अभी पता नहीं क्या सच्चाई आएगी, वो सरकार मंत्री दोषी हो जाता है। और जो दाऊद का रिश्तेदार है उसकी शादी में कोई चला गया तो वो बहुत रिश्तेदार है। अभी तक आप पूछ रहे थे रिश्तेदार कौन है, आप कह रहे हैं कि बहुत रिश्तेदार हैं। नहीं, मैं महान है, रिश्तेदार कौन है? आप और रिश्तेदार कौन है? रिश्ता क्या है? कह रहे थे कि कौन रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार मिल गया तो कहते हैं कि बहुत रिश्तेदार होंगे, बहुत रिश्तेदार होंगे। तर्क नहीं चलता है। मैं तर्क कर ही नहीं रहा हूँ अखिलेश जी, मैं आपको तर्क करने की आजादी दे रहा हूँ। जो मीडिया रिपोर्टिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मीडिया रिपोर्टिंग है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं ला रहा हूँ, न अपने तरफ से मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे सही है, राहुल गांधी से खतरा है, आप लोगों को पता है। राहुल गांधी आपको, राहुल गांधी आपका क्रियाक्रम करेंगे राजनीतिक रूप से, वो आपका डर है। एक सवाल पूछो आपसे, देखिए दीपक जी बात साबित हो गई तो आपको स्टेब्लिश हो गया ना। आपने कहा था दिखा दीजिए, वीडियो भी मैंने आपके न्यूज चैनल के ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है, वो उसका। अरे वो ट्वीट वैसे बहुत सारे अभी दीपक जी बैठे एंकरिंग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। चोर ना मचावे शोर, राफेल वाले भाई, राफेल वाले भाई अभी थोड़ा रुक जाओ। राफेल वाले भाई शोर मत मचाओ, वही कहावत है, चोर मचावे शोर। लीजिए, सुन तो चोर मचावे शोर। राहुल गांधी के सब तरह से राहुल गांधी सब सबूत आ गए, अभी भी बाकी है। सब सबूत आते गए, अभी भी बाकी है। दीपक जी ने जितने सबूत मांगे सब मिल गए, अब तो स्टैब्लिश हो गया। अब तो बस जनता ने फैसला कर लिया। जफर भाई जवाब दीजिए। देखिए अखिलेश जी ने एक तथ्य तो रखा है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, आपको इसका जवाब देना चाहिए जफर भाई। मैं दे रहा हूं जवाब, ये जवाब देने दे तो सही। मैं ये नहीं बोलेंगे बीच में, आप जवाब दीजिए। उसमें उसकी फोटो भी है। अब आप जवाब देने का जफर भाई का वक्त है। मैंने आपको पूरा वक्त दिया अखिलेश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, जफर भाई का वक्त है, उनकी बात भी सुन लीजिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, ये जो भी बातें आप कह रहे हैं ये पहली बार कोई नहीं, आज पहली बार आप नहीं बोल रहे हैं। इन सब की छानबीन तहकीकात हो चुकी, कोई सच्चाई नहीं है। आपने सही पढ़ा, तहकीकात करवाई थी लेकिन कोई सच्चाई नहीं मिली इसमें, वरना आपको भी पता रहता अगर कोई सच्चाई मिलती। यहाँ झूठ बोलने का कोई ये नहीं, फायदा नहीं होगा। और गुमराह करने के लिए जो कोशिश कर रहे, पहले भी आप लोगों ने कोशिश की थी, आज भी वही कोशिश कर रहे। हकीकत तो ये है कि आपको ये जवाब देश की जनता मांग रही है कि आखिर किन कारणों से ये पासपोर्ट जारी किया था, आखिर क्या दबाव था और किसके कहने पे किया। क्या दाऊद इब्राहिम का
आज भी कोई शख्स आपके पार्टी में बैठा है या आप दाऊद इब्राहिम में के साथ आपके लीडर्स या लीडरशिप में कोई इनसे टच में है जिनके वजह से आपने ये काम किया? क्या उन्हीं कारणों की वजह से दाऊद इब्राहिम आज सेफ हेवन में कहीं ना कहीं रह रहा था, आप लोगों ने उसको रखवाया? कई सवाल देश की जनता के दिमाग में उठ रहा है। आखिर आप जब एक अगर उग्रवादी को, एक टेररिस्ट को देश में पासपोर्ट देके बुलाते हैं तो आप वाड्रा की फैमिली, जो वही एक फैमिली में था जिसको सिक्योरिटी नहीं तो उसको आप सिक्योरिटी देते हैं। बताइए आखिर क्या कारण था? और ये भी मैं पूछता हूं, क्या राहुल जी के दादा जो थे उनके बहुत रिलेटिव है, आपको मालूम है उनके रिलेटिव के बारे में क्या कर रहे हैं? पता है? मैं बताऊं कुछ? क्या जवाब दीजिए अखिलेश जी। हो गया क्योंकि दीपक जी ने कहा कि बीच में मत बोलिएगा पासपोर्ट के बारे में। हाँ तो बताइए। सुनिए इस पासपोर्ट ये आपका स्तर है कि राहुल गांधी के दादा के बारे में आप पूछ रहे हैं। इसको क्यों? मैंने बीच में नहीं बोला ये। अरे खामोश रहो, चोर मचावे शोर। नहीं, चोर वो शब्द का इस्तेमाल। अखिलेश भाई आप बड़े सीनियर हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, ये असंसदीय है। ये देखिए, अरे भाई असंसदीय नहीं है। अरे झूठ ये राफेल का राहुल के दादा क्या करते हैं, ये इनका संसदीय शब्द है, ये इनकी मर्यादा है। हमें नहीं आपत्ति क्योंकि ये उसी स्तर के हैं, इनकी पार्टी उसी स्तर की है, हमें कोई आश्चर्य और चंभा नहीं है। ये लोग उसी हमारी पार्टी तो बहुत अच्छी, हमारी पार्टी उसी सोच के हैं, उसी विचार के हैं। जब से गलतफहमी से काम कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंकने का बहुत काम कर लिया। कहानी पढ़ी और अखिलेश प्रसाद जी बहुत बार आंखों में धूल देखा है, लेकिन ये पार्टी जो है, आप जैसे लोग सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला, बिल्कुल एक्सपोज करेंगे, मैंने बीच में नहीं बोला, एक्सपोज करेंगे। इनको दीपक जी खामोश करा तो मैं बोलूं। एक मिनट एक करके बात करें तो बेहतर होगा। आप दोनों सम्माननीय व्यक्ति है मेरे लिए, आप दोनों मेरे मेहमान हैं। इनके लीडरशिप का कहीं ना कहीं जफर साहब खामोश हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन। अरे खामोश रहो यार, चलो मेरे दाऊद के यार, अरे दाऊद को लाने चले थे, उसकी बीवी को हिंदुस्तान घुमा रहे हैं। सुनो एक चीज सुन लो, कान खोल के सुन लो। अरे सुनो, नहीं मानने वाला है। देश की जनता को बताओ, आरएसएस के नए अभी प्याज खा रहे हैं, मालूम है कि तुम खामोश करिए, तभी ये मानेंगे। चलिए मैं आप दोनों को रोकता हूं क्योंकि हम बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम जी, क्या फारूक टकला का पासपोर्ट रिन्यू होना सीबीआई की गलती नहीं है? क्योंकि इंटरपोल के रेड अलर्ट पे तो सीबीआई का था, सरकार की गलती तो है ही है, सीबीआई की गलती आप नहीं मानते इसमें? दीपक जी, मैं पहले तो ये बात साफ करना चाहता हूं कि इस पे कोई सियासत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, कोई राजकारण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत संगीन मामला है। फारूक टकला ये एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 95 से रेड कॉर्नर नोटिस निकाली गई थी, और फारूक टकला को फिर 5 साल के बाद एक दिन में अगर पासपोर्ट रिन्यू किया जाता है तो हमारे देश की सुरक्षितता से भी किसी ने तो भी खिलवाड़ की है। इसकी जिम्मेदारी कौन है, किसकी वजह से किया? जहां तक मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, मुझे एप्लीकेशन करना पड़ा, पुलिस इंक्वायरी हुई, जहां तक मैं महाराष्ट्र में नोन हूं, 6 महीने के बाद मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ है। अगर एक दिन में ऐसे मुलजिम का पासपोर्ट रिन्यू होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो भी शक की गुंजाइश है, और इसलिए अभी जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि ये पूरी तरह से खोज लेना। दूसरी बात है कि फारूक टकला, इसे डायरेक्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट तो ये इसने किया, लेकिन पाकिस्तान को जो 13 लोगों का गुट भेजा गया था, उनके पासपोर्ट पे एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन एंट्री नहीं थी, और हमने जो आरोपी को कोर्ट में एग्जामिन किया था 93 ब्लास्ट में, उन्होंने बताया था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट में इमिग्रेशन अथॉरिटीज को हमें चेक नहीं किया गया क्योंकि हमारे साथ में ऐसे आदमी थे। इसका मतलब है कि 93 की बॉम्ब ब्लास्ट से पाकिस्तान से भी डायरेक्ट जुड़ी हुई, इसलिए फारूक टकला की उसे अरेस्ट होना ये बहुत कामयाबी है, और इसलिए फारूक टकला का अगर पासपोर्ट रिन्यू करने में कोई इंटरेस्ट लेता है तो मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीरता की बात है। इसलिए बिल्कुल इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए,
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उसका काम करना देना चाहिए, ऐसा दीपक जी मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम जी। आप कोर्ट में थोड़ा लेट हो गए इसलिए देर से हमसे जुड़ पाए, लेकिन अखिलेश जी मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आपसे यही आपको शुक्रिया करूंगा और मैं ये कहूंगा कि अगर बहस के अंदर हम थोड़ी सी और सीरियसनेस ले आए और बहस में थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, मैं दोनों तरफ कह रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आज की महाबहस में इतना ही अखिलेश जी। हम ऐसी बहस लगातार करते रहेंगे और हर मुद्दे पर बहस होगी, क्योंकि अब तो चुनाव नजदीक है।